हेलो एवरीवन। आपने सेक्शन 10 पूरा देख लिया है, राइट? और सेक्शन 10 में क्या बताया गया है? सभी एग्जेम्प्टेड इनकम के बारे में। लेकिन फिर भी आप ये नहीं कह सकते हो कि आपको सारी एग्जेम्प्टेड इनकम के बारे में पता है, क्योंकि कुछ एग्जेम्प्टेड इनकम ऐसी हैं जो किसी एक पर्टिकुलर हेड को रिलेट करती है। जैसे वो पर्टिकुलर एग्जेम्पशन जो है वो सैलरी के किसी कंपोनेंट का है, या वो जो एग्जेम्पशन है वो कैपिटल गेन से रिलेट करती है। तो पता है वो जो स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस हैं सेक्शन 10 की है, लेकिन वो पता है आप पढ़ेंगे कहां पे? रिस्पेक्टिव हेड ऑफ इनकम। यानी अभी कुछ और भी एग्जेम्प्टेड इनकम है जो आपने यहां पे नहीं देख रखा है और आगे आपको देखना है। नाउ आफ्टर सेक्शन 10 विल नाउ प्रोसीड टू सेक्शन 10 EE। सेक्शन 10 EE। सेक्शन 10 EE क्या है? देखिए, डिडक्शन। सेक्शन 10 में क्या था? एग्जेम्पशन। और सेक्शन 10 क्या है? डिडक्शन। हालांकि ये बोलते तो हम इसको डिडक्शन है, लेकिन इसका जो नेचर है, मतलब अंदर से ये पता है क्या है? एग्जेम्पशन ही है। अंदर से ये एग्जेम्पशन है, ये बिहेव एग्जेम्पशन की तरह करता है, लेकिन हम इसको कहते हैं डिडक्शन। तो भाई डिडक्शन कहते क्यों है? कोई तो कारण होना चाहिए। एक्चुअली जो एग्जेम्पशन होती है वो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ इनकम के रिस्पेक्ट में होती है, कि भाई ये जो इस हेड का ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये एग्जेम्प्ट होगा। हम एक पर्टिकुलर टाइप के लिए एग्जेम्पशन बताते हैं कि दिस वेराइटी ऑफ इनकम इज एग्जेम्प्ट। किसी हेड के लिए नहीं बोलते कि ये हेड एग्जेम्प्ट है। हेड तो भाई टैक्सेबल है ही, हेड तो टैक्सेबल है। एग्जेम्प्ट क्या होता है? एक पर्टिकुलर हेड का एक पर्टिकुलर कंपोनेंट क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। यहां पे जो आपको छूट मिल रही है वो एक पर्टिकुलर हेड की टोटल इनकम के रिस्पेक्ट में मिल रही है। पीजीबीपी का ना एक सर्टेन परसेंटेज यहां पे छूट मिल जाएगा। जैसे आप 100 रुपए बिजनेस में कमाओगे तो 50 रुपए छूट, कभी कभी 100 रुपए छूट, कभी कभी थोड़ा और कम छूट, मतलब एक सर्टेन परसेंटेज आपकी पीजीबीपी इनकम का सीधे मिल जाएगा। और इसलिए हम इसको यहां पे डिडक्शन कह रहे हैं। बिहेव करेगा एग्जेम्पशन की तरह ही। तो अगर 100 रुपए की इनकम है, डिडक्शन 100 रुपए पूरा मिल गया तो हम नील ही कहेंगे, इनकम पीजीबीपी की नील कहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम 100 रुपए जोड़ के बाद में 100 घटाएंगे, हम तो सीधे इनकम नील ही दिखाएंगे, इनर कॉलम में ही 100 माइनस 100 कर देंगे। तो दिस विल बिहेव लाइक एग्जेम्पशन बट विल कॉल इट एज डिडक्शन, ये आपको याद रखना है। और डिडक्शन कहने के पीछे कारण क्या है कि दिस नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ इनकम और एनी कंपोनेंट ऑफ इनकम, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम हियर एज अ होल, एंड दैट हेड इज पीजीबी। क्या है डिडक्शन सेक्शन 10 में? कहता है कि अगर आप अंडरटेकिंग या मैन्युफैक्चरिंग, अंडरटेकिंग या फिर प्रोड्यूसिंग, आप एक अंडरटेकिंग लगाते हो, इंडस्ट्री लगाते हो जो मैन्युफैक्चर करेगी, प्रोड्यूस करेगी, यानी ये सारा फायदा होने वाला है मैन्युफैक्चरर को। आपको भी पता है कि मोदी जी हमारे देश में क्या कर रहे हैं, क्या प्रमोट कर रहे हैं? मेक इन इंडिया। ठीक है, लोकल, वोकल फॉर लोकल। व्हाट इज दिस वोकल फॉर लोकल? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जो हमारी इकोनॉमी डिपेंडेंट है बाहर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे, वो डिपेंडेंसी कम हो। हम अपने लोकल माल को क्या करें? ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, उसके बारे में लोगों को बताएं, ताकि लोगों की जो डिपेंडेंसी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे है वो डिपेंडेंसी कम होके कहां पे आ जाए? इंडियन प्रोडक्ट्स पे। क्या आप विश्वास करेंगे कि हमारा देश एग्रीकल्चरल कंट्री कहलाता है, खेती के लिए हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन हमारे देश में न जाने कितने करोड़ रुपए की रोज की फल की सिर्फ इंपोर्ट होती है। मतलब इंडियंस इंपोर्टेड फल खाते हैं, इंपोर्टेड सब्जियां। हमारा देश एग्रीकल्चर के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, सबसे ज्यादा खेती हम करते हैं और हम बाहर की सब्जी मंगाते हैं। मैं आपको बहुत पुरानी बात बताऊं एक, आई एम टॉकिंग समवेयर अराउंड से मोर देन 100 years बैक। आज जापान एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन अगर हम 150 साल पहले की बात करेंगे तो जापान उतना डेवलप नहीं था।
और जापान में जब एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता था तो उसकी क्वालिटी इतनी पुअर होती थी कि मतलब पूरी दुनिया में उसको कहीं पसंद नहीं किया जाता था और वो महंगा भी पड़ता था। बताइए अगर हमारे देश में ऐसा हो कि हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोई माल बना रही है, महंगा भी है और क्वालिटी भी खराब है, तो आप विदेशी प्रोडक्ट खरीदेंगे कि नहीं? सस्ते में भी मिल रहा है और अच्छा भी मिल रहा है, बिल्कुल खरीदेंगे। पता है उस 150 साल पहले की हम जापान की बात आपको बता रहे हैं कि जब जापानीज से ये पूछा गया कि एक बात बताइए, आपको विदेशी माल सस्ता मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, तो भी आप क्यों जापान अपनी इंडस्ट्री का माल खरीदते हो? तो पता है जापानीज ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि अगर हम नहीं खरीदेंगे तो कौन खरीदेगा? ये खराब है हमको पता है, लेकिन अगर हम ही नहीं खरीदेंगे तो कौन खरीदेगा इसको? हम अपने देश को ग्रो कराना चाहते हैं। और आज देखिए जापान, आप समझ लीजिए, वर्ल्ड में टॉप मोस्ट कंपनीज जो मैन्युफैक्चर कर रही है, पिद्दी सा देश है, इतना सा देश है, ठीक है। हमारे तो उत्तर प्रदेश से भी बहुत कम है, हमारे तो एक स्टेट से भी कम छोटा देश है। अरे उत्तर प्रदेश का तो चौथाई भी नहीं होगा, उत्तर प्रदेश का चौथाई भी नहीं होगा, ज्योग्राफिकली इतना छोटा है जापान, और दुनिया के टॉप मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज में से एक है। शायद मोदी जी को वो बात समझ में आ गई है, इसीलिए ये बात कर रहे हैं वोकल फॉर लोकल, कि अपने देश की इंडस्ट्री को इंकरेज कीजिए, प्रमोट कीजिए। यहां पे ढेरों सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाइए, आप मैन्युफैक्चर कीजिए। क्या आपको पता है जो कोरोना टाइम में पीपीई किट बना, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर पीपीई किट का बन गया। ये मोदी जी ने जो पुशिंग की ना कि नहीं अपने देश में हम बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आज देखिए ना, हिंदुस्तानी दुनिया के जिस भी कोने में है उस देश में बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे है। आज की तारीख में जो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर 200 साल तक राज करके गए हैं, उस ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी आज हिंदुस्तानी हैं, उनके पार्लियामेंट में आज हिंदुस्तानी है। अमेरिका भी अपने इलेक्शन के समय पे कुछ ना कुछ बेहतर इंडिया के लिए करना चाहता है, पता है क्यों? क्योंकि अमेरिका में भी जितनी बड़ी पोजीशंस पे लोग बैठे हुए हैं ना, वो इंडियंस, यानी हिंदुस्तानी कर तो सकते हैं, करने की जरूरत है। तो आइए सेक्शन 10 AA को देखते हैं। ये कहता है कि आपको अंडरटेकिंग लगानी है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, प्रोड्यूस करना है एलिजिबल आर्टिकल ऑफ थिंग। क्या होता है एलिजिबल आर्टिकल ऑफ थिंग? एनीथिंग अदर देन सिगरेट एंड वाइन। सिगरेट और वाइन इन एलिजिबल आर्टिकल है, मैं लिख देता हूं, आप भी नोट कर लीजिएगा। इन एलिजिबल, इन एलिजिबल क्या है? इन एलिजिबल आर्टिकल सिर्फ दो ही चीज है इनकम टैक्स में बताया गया इन एलिजिबल आर्टिकल, सिगरेट और वाइन। कह रहा है इसके अलावा तुम कुछ भी बनाओ, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाओ चलेगा। कहां पे? एससीजेड में। क्या होता है एससीजेड? जंगल, जहां पे सरकार हमारी चाहती है क्या हो जाए? मंगल, ठीक है। एससीजेड वो एरियाज हैं जहां पे खाली जमीन पड़ी हुई है, मतलब जंगल है, आप एक तरीके से कह लीजिए, ठीक है। खेती भी नहीं होती है, कोई रेजिडेंशियल कॉलोनीज नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, यूजलेस लैंड, यूजलेस लैंड हमारे देश का। तो हमारी सरकार चाहती है कि ऐसी जगह पे इंडस्ट्रीज लगे तो वो लैंड यूटिलाइज हो जाएगी, राइट। अब लेकिन कोई भी जंगल में जाके इंडस्ट्री लगाना चाहेगा, वर्कर मिलेंगे नहीं, रॉ मटेरियल आ पाएगा? ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है, रोड रोड है ही नहीं है, कैसे रॉ मटेरियल आएगा? फैक्ट्री लग पाएगी? बिजली है ही नहीं है। अगर लेबर कहीं से मैनेज भी कर लिए तो 4 दिन से ज्यादा रहना पसंद करेगा नहीं, कहेगा कि कैसे यहां रहें, ठीक है। परिवार को हम यहां रख नहीं सकते हैं, रहने के लिए घर नहीं है। अगर मान लीजिए वो परिवार को ले आएगा तो फिर मिस करेगा कि अरे मेरे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, यहाँ तो स्कूल नहीं है। बीमार पड़ जाएंगे तो हॉस्पिटल कहां जाएंगे, यहाँ तो ये भी नहीं है, जंगल है ना। अब गवर्नमेंट हमारी क्या करती है, कहती है कि इस एससीजेड में जंगल, जंगल को एससीजेड कहती है गवर्नमेंट, नोटिफाई कर देती है कि ये एससीजेड है, कहती है यहां की इंडस्ट्री लगाइए, और जो इंडस्ट्री लगाएगा हम उसको इनकम टैक्स में छूट देंगे।
और जैसे ही इनकम टैक्स में छूट मिलती है, सारे बड़े इंडस्ट्रीज हमारे देश के वहां पे इंडस्ट्री लगाने पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे देश में इनकम टैक्स बहुत बड़ा कंपोनेंट है। ठीक है, इंसान की आधी कमाई तो इनकम टैक्स में चली जाती है। इतना बड़ा वो कंपोनेंट है कि अगर उसमें छूट मिल जाए तो इंसान जंगल में भी चला जाएगा। तो हमारे सारे बड़े इंडस्ट्रीज आ जाते हैं वहां पे। और जब टाटा बिरला अंबानी जैसे लोग कहीं पे धंधा करने के लिए पहुंचते हैं तो कैसे करते हैं? पहले वो इंडस्ट्री लगाते हैं, देखते हैं रोड नहीं है, रॉ मटेरियल लाने के लिए रोड बनवा देते हैं, कहते हैं बिजली नहीं है, बिजली के खंभे खुद ही गाड़ देते हैं। ठीक है, वर्कर नहीं मिलते हैं तो वहां पे रेजिडेंशियल कॉलोनीज बना देते हैं कि लो आओ यहाँ रहो वर्कर। फिर वर्कर कहते हैं हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, स्कूल भी खुद ही बनवा देते हैं। कहते हैं हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल बनवा देते हैं। आपको भी पता होगा कि रिलायंस कंपनी के, टाटा के बहुत सारे हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस है, सब कुछ है। क्यों है? क्योंकि ये लोग जंगल में जाके धंधा किए और वहां पे ये सब कुछ बनाए हैं। और आज वो वर्ल्ड क्लास अपने आप में स्कूल और कॉलेज भी बन गया है। वो तो बनाए थे इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं है, और आज दुनिया के कोने कोने से लोग वहां पढ़ने भी जाते हैं, वो एक अलग विषय है। तो इस तरीके से लैंड यूटिलाइज हो जाती है पूरी तरीके से, और गवर्नमेंट उसके लिए फायदा दे देती है टैक्स में। अब फायदा क्या दे रही है, आइए देखते हैं 10AA में। 10AA में फायदा क्या है? आपने प्रोडक्शन शुरू किया हो 1/4/2005 के बाद, ऑन और आफ्टर 1/4/2005, मतलब यहीं से शुरू ही हुआ था। ठीक है, और बिफोर 30/6/2020, इंडस्ट्री कब लगाए उससे मतलब ये प्रोडक्शन इस पीरियड में शुरू हो जाना चाहिए, 30/6/2020 तक प्रोडक्शन शुरू हो जाना चाहिए। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ये जो डेट थी वो 30/6/2020 नहीं थी, वो 31 मार्च 2020 थी। लेकिन आपको मालूम होगा कि 31 मार्च 2020 के पहले ही 22 मार्च 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन हो गया था। पता है कि नहीं? 22 मार्च 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन हो गया था। शायद ये तो दिन कोई नहीं भूलेगा। कितने लोगों ने तो अपने जीवन काल में पहली बार ये सब देखा होगा। ठीक है, और मुझे तो नहीं लगता कि इंदिरा गांधी की डेथ के बाद, अब इंदिरा गांधी के समय तो आप लोग पैदा नहीं हुए थे, ठीक है, हम भी नहीं हुए थे, ठीक है, तो इंदिरा गांधी की डेथ के बाद मतलब हम लोग के पेरेंट्स वगैरह बताते हैं कि उस समय कर्फ्यू वगैरह लगा था, तो हम लोग ने तो कभी देखा ही नहीं। लोगों ने लोकल कर्फ्यू जरूर देखा होगा कि भाई उनके शहर में कर्फ्यू लग गया, कोई दंगा हुआ, कर्फ्यू लग गया उनके शहर में। ठीक है, पूरे हिंदुस्तान में कर्फ्यू लग गया हो, लॉकडाउन हो गया हो देश, ऐसा तो हम लोग ने अपने जीवन में नहीं देखा। आपने तो देखा ही नहीं होगा, हमने नहीं देखा अपने जीवन में, पहली बार ये सब देखने को मिला था। तो सिंस लॉकडाउन हो गया था तो बहुत सारी इंडस्ट्री जिसको 31 मार्च को सब चालू करने वाले थे, क्योंकि ये बेनिफिट लेना था इस सेक्शन में, 31 मार्च 2020 लास्ट डेट थी प्रोडक्शन शुरू करने की। तो वो लोग मान लीजिए वो सब पंडित जी बुक कर रखे थे कि 25 मार्च को आके नारियल फोड़ना, 22 तारीख को लॉकडाउन हो गया। बताओ, वो सब 10 साल से इंडस्ट्री लगा रहे थे, कोई 4 साल से इंडस्ट्री लगा रहा था, नारियल फोड़ने वाले दिन पे लॉकडाउन हो गया देश में। इनकम टैक्स का फायदा तो गया। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई, ऐसे कैसे जाने देंगे, हम इस डेट को बढ़ा देते हैं, और उन्होंने कर दिया 30 जून 2020। ठीक है, और 30 जून 2020 के पहले ना लीनियंसी आ गई थी, आपको भी मालूम होगा कि मई के महीने से ही फिर कुछ कुछ खुलना देश शुरू हो गया था, और 30 जून तक बहुत कुछ कंफर्टेबल हो गया था। अच्छा, अब ये देखिए, अब फायदा क्या है, आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो पीजीबीपी इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर मिलेगी। मतलब क्या है, ये रहा आपका पीएल बाई सेल्स, इसमें डोमेस्टिक और ये है एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक टर्नओवर है आपका 40 लाख रुपया, एक्सपोर्ट टर्नओवर है आपका 60 लाख रुपया, सेल्स है आपकी 1 करोड़ रुपया। ठीक है, और ये जो प्रॉफिट आपका आया है वो आया है 10 लाख। हम एक सिंपल सी बात आपसे पूछें, ये पीजीपीपी की इनकम है 10 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपए पे हम 10 लाख रुपए कमाए, 1 करोड़ रुपए पे हम 10 लाख रुपए कमाए हैं, तो 60 लाख रुपए पे कितना कमाएंगे? 1 करोड़ रुपए पे हम 10 लाख रुपए कमाए हैं, तो जो 60 लाख रुपए एक्सपोर्ट किए उसी रेशियो के हिसाब से हम 60 लाख पे कितना कमाएंगे? उसी रेशियो से बात की जाए तो अगर हम 1 करोड़ पे 10 लाख कमाते हैं तो 60 लाख पे 6 लाख कमाए होंगे, और जो 40 लाख हिंदुस्तान में माल बेचे उस पे 4 लाख कमाए होंगे। 4 लाख 6 लाख मिला के 10 लाख हो गया।
समझ में आ रही है बात? गवर्नमेंट कह रही है तुम जितना एक्सपोर्ट की वजह से कमा रहे होगे उतना तुमको हम छूट दे देंगे, यानी तुम्हें यहाँ पे हम 6 लाख रुपए की छूट दे देंगे, सिर्फ 4 लाख पे टैक्स लेंगे। अगर तुम SEZ में जाके यूनिट लगाए तो एक्सपोर्ट टर्नओवर के प्रपोर्शन में तुम्हारा जितना प्रॉफिट है उतना हम छूट दे देंगे। अब फॉर्मूला देखिएगा, फॉर्मूला है PGBP इंटू ET अपॉन TT। ET मतलब एक्सपोर्ट टर्नओवर, TT अपॉन टोटल टर्नओवर। ET बताइए, PGBP कितना? 10 लाख, एक्सपोर्ट टर्नओवर 60 लाख, टोटल टर्नओवर 1 करोड़। सॉल्व कीजिए इसको, 6 लाख आएगा। 6 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। टैक्सेबल कितना होगा? 4 लाख। समझ में आया सबको? PGBP इंटू ET अपॉन TT। पहले 5 साल तक ये जो फॉर्मूला लगा के आ रहा है उसका 100% देंगे हम आपको। अगले 5 साल तक हम 50% देंगे और उसके अगले 5 साल हम 50% देंगे विद सम रिस्ट्रिक्शन। ये देखिए स्टार बना हुआ है ना इस पे, ये स्टार का मतलब यहां दिया हुआ है। कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, कुछ एक सीलिंग लगाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। भले 50% 10 लाख आ रहा हो, लेकिन हम एक सीलिंग भी लगा देंगे, इससे ज्यादा नहीं। मतलब समझ में आया क्या है? मतलब ये है कि 10AA का जो डिडक्शन होगा वो ऐसे मिलेगा। फर्स्ट 5 ईयर, पहले 5 साल, 15 साल तक डिडक्शन देंगे आपको। कब से डिडक्शन देंगे? जब से आप प्रोडक्शन शुरू किए हो। जब भी आप प्रोडक्शन शुरू करोगे वहां से 15 साल तक डिडक्शन देंगे। तो क्या आने वाले 15 साल तक भी कुछ लोगों को डिडक्शन मिलेगा? हाँ मिलेगा। बहुत सारे लोग तो अभी जून 2020 में इंडस्ट्री चालू की होंगे ना, तो 20-21 तो उनका पहला साल है, वहां से लेके आने वाले 15 साल तक उनको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, क्या बहुतों का 15 साल का डिडक्शन खत्म भी हो गया होगा? हाँ, जो 2005 में इंडस्ट्री चालू कर दिए थे उनका खत्म भी हो गया होगा डिडक्शन। 15 साल तक डिडक्शन जहां से प्रोडक्शन शुरू हुई है। पहले 5 साल की डिडक्शन है PGBP इंटू ET अपॉन TT इंटू 100%, पूरा डिडक्शन ET अपॉन TT। जैसे यहां पे भी सॉल्व किए थे ना तुम, PGBP इंटू ET अपॉन TT इंटू 100%, तो इंटू 100% लगाएंगे, कितना आएगा? 6 लाख। लेकिन अगर इसी में 50% लगा दिया जाए तो क्या होगा? 3 लाख हो जाता वो। नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 साल क्या होगा? अगले 5 साल होगा PGBP इंटू ET अपॉन TT इंटू 50%। PGBP इंटू ET अपॉन TT इंटू 50%। फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर, अगेन नेक्स्ट 5 ईयर, उसके बाद वाले 5 साल PGBP इंटू ET अपॉन TT इंटू 50% और अमाउंट ट्रांसफर्ड टू SEZ री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट, इन दोनों में से जो लोअर है। पूरा डिडक्शन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। पहले 5 साल डिडक्शन मिलेगा PGBP इंटू ET अपॉन TT इंटू 100%। दूसरे साल फिर उसके बाद मतलब पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें साल का डिडक्शन ये। फिर 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें साल का डिडक्शन PGBP इंटू ET अपॉन TT इंटू 50%। फिर उसके भी बाद मतलब 11वें, 12वें, 13वें, 14वें और 15वें साल की डिडक्शन है PGBP इंटू ET अपॉन TT इंटू 50% या फिर अमाउंट ट्रांसफर टू SEZ री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट विच एवर इज लोअर। ये अकाउंट क्या होता है अभी बताते हैं आपको, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए मैं आपको 7वें साल का 7th ईयर का PL दे रहा हूं, आप बताइए डिडक्शन कितनी मिलेगी? 7th ईयर PL बाय सेल्स, एक्सपोर्ट टर्नओवर, डोमेस्टिक टर्नओवर, 20 लाख, 60 लाख, 80 लाख टू प्रॉफिट 6 लाख। 7वां साल है, 10AA का डिडक्शन बताना है।
कैलकुलेट करिए। फॉर्मूला देखिए, पीजीबीपी 6 लाख इंटू ईटी 20 लाख अपॉन टीटी 80 लाख। देख लीजिए, एक्सपोर्ट टर्नओवर के प्रोपोर्शन में 80 लाख पे 6 लाख का प्रॉफिट है तो 20 लाख पे कितना हुआ, बस यही करना है, 6 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 80, 1.5 लाख। देखिए 25% एक्सपोर्ट सेल है, 80 लाख का 20 लाख, 25% है ना, तो 6 लाख का 25% आपको डिडक्शन मिल गया, यही होगा। आइए नीचे देखिए, एक्सपोर्ट टर्नओवर पे एक हैश बना हुआ था, यहां लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, एक्सपोर्ट टर्नओवर इज इक्वल टू अमाउंट रियलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज बिफोर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। एक बात बताइए, आपने देखा कि जितना एक्सपोर्ट टर्नओवर है वो यहाँ पे लिखा जा रहा है न्यूमरेटर में, ठीक है। एक बात बताइए, ये फिगर जो सर्कल के अंदर है, ये फिगर जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा डिडक्शन आएगा कि नहीं? हाँ, जितना बड़ा एक्सपोर्ट टर्नओवर होगा उतनी बड़ी डिडक्शन आएगी। अब यानी मुझे एक्सपोर्ट टर्नओवर बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ चालाकी करनी चाहिए। मैंने क्या किया, एक विदेशी मेरा कस्टमर है, वो मुझसे माल लिया 1 लाख रुपए का, मैंने उसको बोला कि मैं बिल तुम्हारी बना देता हूँ 3 लाख रुपए की। वो कहा अरे ये क्या मजाक है, क्यों 3 लाख की बिल बना दोगे? मैंने कहा तुम्हें देना 1 ही लाख है यार, सुनो तो, बस बिल 3 लाख रुपए की बनाएंगे, ठीक है, तुमको देना 1 ही लाख रुपए, तुम 1 लाख रुपए देना, बात खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या चालाकी कर रहा हूं? मैं अपना एक्सपोर्ट टर्नओवर बढ़ा रहा हूं 3 लाख रुपया, वो 3 लाख रुपए जैसे ही एक्सपोर्ट टर्नओवर ज्यादा दिखाई देगा तो उसकी वजह से मेरी डिडक्शन अधिक आ जाएगी। गवर्नमेंट कह रही है लोग ऐसा करेंगे, पैसा कम लेंगे तो टर्नओवर ज्यादा दिखाएंगे अपनी। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर वो पैसा इंडिया में आया नहीं तो हम एक्सपोर्ट टर्नओवर मानेंगे ही नहीं उसे। मतलब अगर 3 लाख रुपए की तुम बिल बनाए और रिटर्न फाइल करने तक तुमको 1 ही लाख रुपए आया तो 1 लाख रुपए को एक्सपोर्ट टर्नओवर मानेंगे, अदरवाइज मानेंगे ही नहीं। तो एक्सपोर्ट टर्नओवर 1 लाख माना जाएगा। जैसे इस 20 लाख रुपए में से एक्सपोर्ट टर्नओवर 20 लाख है, लेकिन पैसा आया कितना? आया 17 लाख रुपया ही। आया कितना? 17 लाख रुपए ही, तो हम 17 लाख रुपए को ही एक्सपोर्ट टर्नओवर मानेंगे। चलिए पढ़िए, अमाउंट रियलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज बिफोर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। जितना कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में पैसा आ जाएगा बस उतने को ही एक्सपोर्ट टर्नओवर माना जाएगा, ठीक है। टोटल टर्नओवर क्या होगी आपकी? टोटल टर्नओवर कितनी होगी? टोटल टर्नओवर यही 80 लाख रुपए ही रहेगी, यानी कि 17 लाख और 60 लाख मिला के 77 लाख रुपए टोटल नहीं लिखेंगे, नीचे हम 80 ही लिखेंगे, नीचे हम 80 लाख रुपए ही लिखेंगे, लेकिन इसमें से जितना पैसा आया होगा उसी को हम क्या मानेंगे? एक्सपोर्ट टर्नओवर। अब ये क्या है? एससीजेड री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट, इसकी बात कर ले। एक बात बताइए, ये था जंगल, यहां मैंने अपनी इंडस्ट्री लगा दी, ठीक है, यहाँ अपनी इंडस्ट्री लगा दी, ये देखो इंडस्ट्री में पाइप लगा हुआ है, यहाँ से धुआं भी उड़ रहा है, इंडस्ट्री लगा दी है मैंने। अब एक बार तो लगा दी, लगाने के 2 साल बाद समझ में आ रहा है कि बेकार जंगल में फंस गए, क्या करें? निकल जाए? 2 साल बाद समझ में आ रहा है कि बेकार जंगल में फंस गए यार, नहीं निकल सकते इतना पैसा लगा चुके हैं कि अब निकलेंगे कहां? अब तो जंगल को अपनाना ही पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? अब इंडस्ट्री लगा के कोई थोड़ी ना निकल पाएगा, जरा सोचिए कितना पैसा बर्बाद हो जाएगा उसका। लेकिन एक बात बताइए, एक दिन मेरी सारी मशीन अब धीरे धीरे एक दिन तो खत्म होगी ना? जितना पैसा लगाए थे हम 15 साल में, सब समझिए मशीन सब चौपट हो गई, खत्म हो गई है, सब खत्म के बराबर है। अब जो भी खरीदना है नया खरीदना है। एक बात बताइए, क्या मेरे मन में ऐसी बात आएगी अब निकलो यहां से, अब फिर से पैसा लगाने की नौबत आ गई है, अब निकलो यहां से, ऐसा मन में आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा मन में आएगा? आएगा। क्या ये बात सरकार को भी पता है
कि इसको तो हम फंसा दिए थे टैक्स का फायदा देके, जंगल में मंगल करा दिए हम तो टैक्स का फायदा देके। लेकिन 15 साल 20 साल व्हाटएवर, एक समय आएगा, 10 साल बाद ही मान लीजिए, एक समय आएगा जब इसकी मशीनें क्या होंगी, सब खत्म होने लग जाएंगी और ये बंदा निकलने की सोचेगा। सरकार देखिए कितनी चालू है हमारी, क्या कहती है, कहती है कि 10 साल तक तो हम तुमको प्रॉफिट का डिडक्शन देंगे, फिर 11वें साल से तुमको प्रॉफिट का 50%, ध्यान से सुनो, प्रॉफिट का 50%, या फिर जितना पैसा तुम इस खाते में डालती हो, क्या नाम है खाते का, एससीजेड री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट, जो कम है दोनों में से उतनी डिडक्शन देंगे। मान लो मेरा प्रॉफिट का आधा आया 50 लाख रुपया और हम खाते में 1 रुपया नहीं डाले, कितना डिडक्शन मिलेगा? मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो दोनों में से कम है उसकी डिडक्शन मिलती है। खाते में 1 रुपया नहीं डाले तो नहीं मिलेगा ना, दोनों में से कम क्या है, 0। जैसे हम कमाई का मेरा 50% आया, मान लो ये फिगर आई मेरी 10 लाख रुपया और इस खाते में डाले 2 लाख रुपया, तो डिडक्शन कितनी मिलेगी, 2 ही लाख। यानी इस छूट को पाने के लिए एक बात बताइए, क्या मैं इस खाते में पैसा डालूंगा? ये खाता क्या है बाद में बताता हूं, इसमें खाते में डालूंगा कि नहीं? हाँ डालूंगा। अब गवर्नमेंट कह रही है ये पैसा तुम्हारा ही है, कोई लेगा नहीं, बस तुम इसमें पैसा डाल दो, तुम्हारा ही है ये पैसा तुम्हारा ही है, तुम बस इसमें पैसा डालो। लेकिन इसकी एक शर्त है इस खाते कि इसमें से जब पैसा निकलेगा ना तो मशीन खरीद के लगानी है वही एससीजेड में, उसी इंडस्ट्री। ओ माय गॉड, डिडक्शन लेने के लिए एक बार तो मेरे मन में लालच आएगा कि इतना देखो हम चले गए एससीजेड में, क्यों? टैक्स का फायदा लेने के लिए। अब 10 साल तक तो टैक्स का फायदा सरकार दी, उसके बाद कह रही है कि अब खाते में पैसा डालोगे तब टैक्स का फायदा देंगे। तो हम कहे भाई साहब, बीवी बच्चा छोड़ के जंगल में आए हैं धंधा करने के लिए, टैक्स का फायदा तो लेके रहेंगे अब, ठीक है। तो हमने एससीजेड में पैसा डाल दिया, एससीजेड री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में पैसा डाल दिया। अब जब इसमें से पैसा निकालना है तो क्या करना है, वही एससीजेड में यूनिट लगानी है, वही एससीजेड में क्या करना है, मशीन खरीदनी है। अब मैंने फिर से नई मशीन खरीद दी वहां पे, फिर टिक गए 10-15 साल के लिए। आई बात समझ में गवर्नमेंट की चालबाजी, कि तुमको निकलने नहीं देंगे अब वहां से, जंगल से। 10 साल तक तुमको टैक्स का फायदा दिए, 10 साल में तुम्हारी मशीन खराब होना शुरू हो गई होगी, फिर तुमसे पैसा इकट्ठा करवाएंगे और इकट्ठा करवा के क्या बोलेंगे, मशीन खरीदो यहीं पे, और नहीं खरीदोगे तो तुम्हारा टैक्स का फायदा नहीं देंगे। तो भैया हम जंगल में धंधा करने आए बिना टैक्स के फायदे के क्या? टैक्स का फायदा तो लेके रहेंगे, लेके रहोगे तो लोग पैसा लगाओ फिर से नई मशीन में और फिर फंस जाओ, ठीक है। तो यही कहानी है। एससीजेड री इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, देखिए, बैलेंस इन रिजर्व टू बी यूटिलाइज्ड विद इन 3 इयर्स फॉर एक्वायरिंग प्लांट एंड मशीनरी। इसमें पैसा डालो जितनी मर्जी उतना डालो, छूट मिलेगी, ठीक है। लेकिन 3 साल के अंदर अंदर इसका पैसा निकालना पड़ेगा। निकाल के क्या करना है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है। कहां के लिए? वहीं के लिए, उसी एससीजेड यूनिट के लिए, ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझिए, अगली बात, ये रहा हिंदुस्तान, गवर्नमेंट ने इसको बोला एससीजेड, ये कोई जंगल था यहाँ पे एससीजेड। अब ये मत लोकेशन वाइज ये उड़ीसा दिख रहा है आपको भारत के नक्शे पे, ठीक है। अब पकड़ नहीं लेना सर उड़ीसा में कहाँ जंगल है, मान लो भारत का कोई भी एक जगह है जहां पे जंगल है, गवर्नमेंट इसको एससीजेड बोल रही है, और यहाँ पे धंधा करने पे आपको टैक्स का फायदा मिलता है। मेरी इंडस्ट्री यहीं पे तो है, देखो बस बगल में ही, थोड़ी सी दूर पे है, ठीक है। यहाँ पे हमको 1 रुपया का फायदा नहीं मिलता है। जल्दी बताइए, क्या मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा सा इंडस्ट्री शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ चले आते हैं, फायदा मिलेगा टैक्स, इसको बंद करें? अरे भाई साहब, बहुत बड़ा टैक्स देते हैं, 30% टैक्स दे देते हैं अपनी कमाई का, ठीक है। 10 करोड़ रुपया कमाते, 3 करोड़ रुपया सरकार का होता है, सरचार्ज सेस वगैरह लेके और ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो भैया एससीजेड में चले जाते हैं, हम इंडस्ट्री को हटाते हैं, यहाँ लगाते हैं इंडस्ट्री, यहाँ टैक्स नहीं देना होगा। एक बात बताइए, अगर मेरे मन में ऐसा आ रहा है, हम यहाँ पे मेरे मन में आ रहा है, तो यहाँ भी कोई था उसका भी मन में आ रहा होगा, यहाँ कोई है उसके भी मन में आ रहा होगा, यहाँ कोई है उसके भी मन में आ रहा होगा, बहुतों के मन में आ रहा होगा ना, हाँ या ना? सबके मन में आ रहा होगा। तो ये सारे के सारे सब यहां चले आएंगे, तो ये वाला जंगल तो मंगल हो जाएगा, लेकिन ये तो जंगल बन जाएगा, मंगल से जंगल बन जाएगा।
ये नहीं सोचे? सरकार सोच रही है ये बात, कह रही है कि जब हम जंगल में मंगल करवाने के लिए एसईजेड बनाएंगे तो कोई अपनी इंडस्ट्री बंद करके मत आना, बंद करके आओगे फायदा नहीं देंगे, क्योंकि सब कोई वहां कूदेगा ना, बंद कर करके कूदेगा, तो बंद करके कूदोगे तो तुम मंगल को तो जंगल कर दोगे, जंगल का मंगल बना तो फिर मंगल का तो जंगल हो गया ना, तो फायदा क्या हुआ? सरकार कह रही है नई इंडस्ट्री लगाओ, जितना देश तरक्की कर चुका है उसको कम बैलेंस तो ही ना रखना है, भैया यही इंडस्ट्री बंद होगी यहां लगेगी तो फायदा क्या हुआ फिर देश का? राइट तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव देखिए ये है कि नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज ग्रो करें और मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, नई यूनिट्स बैठे, पुरानी बंद करके फिर नई एक चालू हो तो इससे देश का कोई फायदा थोड़ी ना होगा। तो गवर्नमेंट कहती है यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप ये बंद करके, तो जैसे ही मेरे मन में आया ना कि ये बंद करके यहाँ लगा ले, फायदा मिलेगा ही नहीं हमको। अच्छा, तो अगर ऐसा करने से नहीं मिल रहा है फायदा, तो क्या मेरे मन में एक बात आएगी, एक दूसरी बात पूछते हैं आपसे, क्या मेरे मन में ये बात आएगी, ये गवर्नमेंट ने एसईजेड बोला, मेरी इंडस्ट्री यहाँ पे है ऑलरेडी एक, ठीक है, ठीक है, ये धुआं निकल रहा है, पेड़ नहीं है, ठीक है, जितनी बड़ी इंडस्ट्री उतना ऊंचा तक धुआं जा रहा है। तो यहाँ पे मेरी एक इंडस्ट्री है, मैंने कहा कि इसको बंद करूंगा और यहाँ एसईजेड में खोलूंगा तब तो फायदा मिलेगा नहीं। तो मैंने क्या किया, अभी मेरा जो प्रोडक्शन है पता है कितना है, 100 टन का है साल का। मैंने सोचा एक काम करते हैं कि इस फैक्ट्री में 10 टन बनाते रहते हैं, इसको बंद नहीं करते और यहाँ एक इंडस्ट्री लगा लेते हैं, 90 टन माल यहाँ बनाएंगे और जितनी मशीन थी उसमें से कुछ मशीन उधर ले गए। तुम समझ पा रहे हो कि नहीं हम क्या कर रहे हैं? बंद करेंगे फिर नहीं खोलेंगे तो गवर्नमेंट कहेगी लो तुमको फायदा नहीं देंगे, तुम तो बंद करके आए। तो हम कहेंगे एक नई इंडस्ट्री खोल देते हैं, पुरानी को चालू रखते हैं, अपना धंधा स्प्लिट कर लेते हैं। गवर्नमेंट कह रही है तुमको भी फायदा नहीं मिलेगा, तुमने बस अपने धंधे को स्प्लिट किया है, उसका टुकड़ा किया है। 100 टन माल बना रहे थे ना, तो पुराने में 100 टन बनता रहना चाहिए, अब बनाओ कुछ और यहाँ, तब फायदा। ग्रोथ होनी चाहिए। देश की तरक्की कब होगी? जब कुछ और ज्यादा होगा या उसी में घालमेल किए रहेंगे तो होगा। भाई कुछ एक्स्ट्रा करो ना भाई। तो यहां भी फायदा नहीं मिलेगा, ओ माय गॉड, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, अब तीसरी बात देखिए, यहां गवर्नमेंट ने एसईजेड बनाया, मेरी इंडस्ट्री यहां पे है, यहां पे भूकंप आया और मेरी इंडस्ट्री उड़ गई, भूकंप में उड़ गई। अब मुझे नई इंडस्ट्री लगानी है तो मैंने सोचा एसईजेड में ही लगाऊं, भाई नई लगानी है, फिर से लगानी है तो यहां लगा देता हूं। अब फायदा देगी गवर्नमेंट? बिल्कुल देगी भाई। अब कोई बेमानी शैतानी थोड़ी ना कर रहे हैं कि भूकंप हम लाए थे, इसमें तो कोई प्लानिंग नहीं ना है कि भूकंप भी हम ला दिए थे ताकि फायदा हो जाए हमको टैक्स का, नहीं। ठीक है, भूकंप में मेरी इंडस्ट्री उड़ गई है, भाई नई इंडस्ट्री लगानी ही थी फिर से, तो हमें सीजेड में लगा दिए, फायदा देगी गवर्नमेंट। अच्छा, चौथी बात, अगर हम एससीजेड में एक इंडस्ट्री लगाते हैं और इसमें पुरानी प्लांट एंड मशीनरी लगाते हैं, पुरानी प्लांट एंड मशीनरी, ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी, इंडस्ट्री नई है, नई लगाएं, कहीं से पुरानी मशीन खरीद के लगाएं, फायदा मिलना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट आपको शक की निगाह से देखने लगती है कि पुरानी मशीन कहां से आ गई इसके पास। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो कोई इंडस्ट्री बंद हुई है, या ऐसे कैसे आ जाएगी पुरानी मशीन, कहीं ना कहीं तो कोई इंडस्ट्री बंद हुई है। गवर्नमेंट कह रही है हम आपको फायदा नहीं देंगे, जाओ, इसलिए क्योंकि कहीं ना कुछ बंद हुई होगी, तभी तो तुम्हारे पास पुरानी मशीन आई है, तुम नई मशीन खरीद के इंडस्ट्री लगाओगे तभी फायदा देंगे। या हो क्या रहा होगा, गवर्नमेंट कह रही है एक्चुअली हुआ क्या होगा, तो ये मशीन, ये फैक्ट्री मेरे नाम से है, फिर हमने यहाँ पे फैक्ट्री किसी दूसरे रिश्तेदार के नाम से खोल ली, तो मेरी इंडस्ट्री तो है नहीं, गवर्नमेंट को फायदा देना पड़ जाता, और यहाँ की मशीन उठा के यहाँ डाल दी, यही ना हुआ होगा। तो सीधा सा फंडा है, क्या हुआ क्या नहीं गवर्नमेंट कह रही है हमको नहीं मालूम। अगर तुम पुरानी मशीन लेके आओगे तो हम तुमको फायदा नहीं देंगे, बंद करके आओगे फायदा नहीं देंगे, प्रोडक्शन को स्प्लिट करोगे तो फायदा नहीं देंगे, बाढ़ में भूकंप में तुम्हारी इंडस्ट्री उड़ गई इसलिए तुमने खोल ली है, देंगे फायदा। नई इंडस्ट्री लगाओगे, पुरानी कोई इंडस्ट्री नहीं थी, फायदा देंगे।
चलिए पढ़िए एक एक करके। न्यू अंडरटेकिंग इज नॉट फॉर्म बाय स्प्लिट अप। नई अंडरटेकिंग स्प्लिट अप से नहीं बननी चाहिए। स्प्लिट अप का मतलब समझाए ना कि 100 टन प्रोडक्शन कर रहे थे, 10 चालू रखे, 90 इधर कर दिए, फायदा नहीं देंगे। रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? बंद करके चालू करना, नहीं देंगे फायदा। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब एनीथिंग अगेंस्ट द अबव रूल। अभी कह रहा था फायदा नहीं मिलेगा, अब कह रहा है मिलेगा। मिलेगा कब? रिवाइवल ऑफ अंडरटेकिंग रेफर टू इन 33 एबी। अगर आप एक अंडरटेकिंग का रिवाइवल कर रहे हो 33 एबी में, 33 एबी में क्या लिखा हुआ है, आप चाहो तो वही नोट कर लो कि भूकंप में, बाढ़ में आपकी इंडस्ट्री चली गई और आप नई इंडस्ट्री, मतलब कैसे भी आपकी इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय होगी और फिर से आप इंडस्ट्री लगा रहे हो तो आप लगा सकते हो। नॉट फॉर्म बाई ट्रांसफर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी प्रीवियसली यूज फॉर एनी पर्पस। प्रीवियसली यूज फॉर एनी पर्पस का मतलब हो गया प्लांट एंड मशीनरी जो पहले कहीं यूज हो चुकी थी, मतलब ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी खरीदोगे तो फायदा नहीं देंगे। एक्सेप्शन कह रहा है ओल्ड में भी दे देंगे, कब? अगर वो इंडिया के बाहर यूज हुई थी। एक बात बताइए, इंडिया के बाहर से अगर आप मशीन मंगाए हो तो इससे कोई हमारे देश की ग्रोथ पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। अरे इंडिया के बाहर ना कोई इंडस्ट्री बंद हुई है, हमारे देश में तो चालू ही हुई है ना, हमारे देश के लिए तो नई इंडस्ट्री है ना। तो इंडिया के बाहर की पुरानी मशीन हो सकती है, इंडिया के अंदर की नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया के अंदर की मतलब कहीं ना कहीं इंडिया में बंद हुई है फैक्ट्री और फिर आई है मशीन, तो फायदा नहीं देंगे। लेकिन इंडिया के बाहर की पुरानी मशीन है, तुम दे देंगे फायदा, क्योंकि हमारे देश के लिए तो नई इंडस्ट्री है ना। अच्छा, अगर थोड़ा बहुत पुराना खरीदे तो चलेगा कि नहीं? जैसे 100 करोड़ की मशीन लगाए हैं तो उसमें से अगर 20 लाख रुपए का पुराना खरीद लिए तो चलेगा? सरकार के थोड़ा मोड़ा तो लेने देंगे पुराना, ऐसा थोड़ी ना है कि एकदम ब्रांड न्यू पूरी मशीन लोगे तभी तुमको फायदा देंगे। 20% तक का ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी अलाउड है, ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी टू द एक्सटेंट ऑफ 20% अलाउड। ठीक है, आगे रिटर्न ऑफ इनकम समय पे जमा करना होगा। इनकम टैक्स में बड़ी सारी डिडक्शन ऐसे हैं, बड़ी सारी एग्जेम्पशंस ऐसी हैं जहां पे आपको अगर वो छूट लेनी है, वो डिडक्शंस लेनी है तो आपको समय पे रिटर्न फाइल करनी होती है। रिटर्न की समय जो दी गई है वो 139(1) में दी गई है। कुछ लोगों के लिए जुलाई होती है, कुछ लोगों के लिए सितंबर होती है रिटर्न फाइलिंग की डेट। मतलब मार्च में जब जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है उसके बाद वाला जुलाई या उसके बाद वाला सितंबर, तो ये ड्यू डेट 139(1) में दी हुई है। कहता है कि अगर आपको इसका फायदा लेना है इस सेक्शन का तो रिटर्न समय पे जमा कीजिएगा तभी मिलेगा। अगली बात, जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे, मैं आपको बताऊं फॉर्मूला क्या यूज कर रहे थे हम लोग। फॉर्मूला यूज कर रहे थे पीजीबीपी इंटू ईटी अपॉन टीटी। ये रहा हिंदुस्तान हमारा, यहाँ पे मेरी एससीजेड में एक इंडस्ट्री है, ठीक है, और एक इंडस्ट्री मेरी यहाँ पे भी है। ध्यान दीजिएगा, हमको फायदा मिलेगा क्यों? क्योंकि हम पुराना स्प्लिट नहीं किए हैं, पहले में 100 टन बना रहे थे, नए वाले में अभी 40 टन और बना रहे हैं, एक्स्ट्रा बना रहे हैं, फायदा मिलेगा। तो पीजीबीपी जो है वो किसका लिया गया है? दोनों इंडस्ट्री का लिया गया है क्या? ये किसमें फॉर्मूला गया? पीजीबीपी इंटू ईटी अपॉन टीटी इंटू 100% या इंटू 50% जो होता है, ये कौन से पीजीबीपी में होता है? इस वाली इंडस्ट्री का, एससीजेड वाले का पीजीबीपी इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर की। एक्सपोर्ट टर्नओवर कौन से इंडस्ट्री का? इसी का। डिनोमिनेटर में टोटल टर्नओवर लिखा हुआ है, वो किसका है? सबका मिला के या फिर सिर्फ इसी एससीजेड का? सिर्फ इसी एससीजेड का भाई, ये पूरा डिडक्शन इसी के लिए। ठीक है, प्रॉफिट हम लेंगे एससीजेड वाली यूनिट का, वहां का एक्सपोर्ट टर्नओवर लेंगे तो टोटल भी वहीं का लेंगे ना, वहीं के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग, उसी के प्रॉफिट से डिडक्शन की बात हो रही है। इसका कुछ भी मत लीजिएगा, ठीक है, जो एससीजेड के बाहर है उसका नहीं लेना है। टोटल टर्नओवर से कभी कभी लोग ऐसा समझते हैं, क्यों ये बात इनकम टैक्स ने बताई कि टोटल टर्नओवर का मतलब तो सारा टर्नओवर हो गया। गवर्नमेंट कह रही नहीं भाई, समझ लो, वो टोटल टर्नओवर भी हम एससीजेड वाली यूनिट का टोटल टर्नओवर बोल रहे हैं। एक्चुअली टोटल टर्नओवर का मतलब कहना चाह रही है कि हम डोमेस्टिक टर्नओवर और एक्सपोर्ट टर्नओवर मिला के बोल रहे हैं। तो डिडक्शन shall be computed with reference to total turnover of the undertaking in SCZ and not with respect to total turnover of the SSC। आइए एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ देखते हैं इसको। X Limited is a manufacturing and trading company. It owns 3 units. It owns 3 units. Unit A manufactures goods in a special economic zone for export purposes and qualified for exemption under section 10AA.
यूनिट बी इज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड गुड्स आर सोल्ड इन, फिर से पढ़ लें क्या? एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी है, 3 यूनिट है इसकी। यूनिट ए जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस एंड क्वालिफाइड फॉर एग्जामिशन अंडर 10AA। यूनिट बी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एंड गुड्स आर सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट, तो बी का डोमेस्टिक मार्केट में बिकता है, तो फिर यहाँ पे तो डिडक्शन नहीं मिल पाएगा। इट इज नॉट क्वालिफाइड फॉर टैक्स हॉलिडे, इसमें टैक्स हॉलिडे का मतलब होता है टैक्स की छूट, ठीक है, टैक्स हॉलिडे नहीं मिलेगा यहाँ। सी ओन्स रिटेल आउटलेट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, सी का रिटेल आउटलेट है तो यहाँ भी डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि डिडक्शन सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए है। चलिए आइए देखते हैं, ए का नेट प्रॉफिट है इतना, टर्नओवर सबका दिया हुआ है, एक्सपोर्ट टर्नओवर इस 1200 में से 1180 है, ठीक है। अमाउंट रेमिटेड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज अप टू इस डेट, जैसे 1180 की सेल में से फॉरेन एक्सचेंज इतना आ गया, तो जितना फॉरेन एक्सचेंज आता है उसी को एक्सपोर्ट टर्नओवर माना जाता है, ये आपको याद होगा, ठीक है। फिर कहता है फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्ज above and over sale price of importer and included in the amount remitted in convertible foreign exchange as well as turnover given above। कह रहा है कि फ्रेट एंड इंश्योरेंस 10 रुपए का चार्ज किया गया था और ये 10 रुपए टर्नओवर में इंक्लूडेड है और कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज जो आया है उसमें भी ये इंक्लूडेड है, ठीक है। तो एक बात समझिए कि फ्रेट और इंश्योरेंस जो हम लेते हैं वो टर्नओवर का पार्ट नहीं होता है, तो यानी ये गलती हो रखी है कैलकुलेशन में, हम टर्नओवर से इसको लेस कर देते हैं और जो इंडिया में पैसा आया है वहां से भी हम इसको क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। तो हम टर्नओवर को लिख लेते हैं अपना 1190, ठीक है। आउट ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर को लिख लेते हैं 1170, क्योंकि ये 10 रुपए का ना लिया गया था फ्रेट इंश्योरेंस का पैसा और ये टर्नओवर में इंक्लूडेड है, और ये 1002 को हम लिख लेते हैं 992, ठीक है। अब क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। तो देखिए ये जो ए यूनिट का 90 प्रॉफिट दिख रहा है इसमें से तो कुछ डिडक्शन मिल जाएगी और बाकी इन दोनों का तो एज इट इज टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। 90 में से डिडक्शन कितनी मिलेगी, पीजीबीपी इंटू ईटी अपॉन टीटी, ईटी कितना है 992, टीटी कितना है, टीटी 1190, ठीक है। बताइए कितना आया, पीजीबीपी इंटू ईटी अपॉन टीटी, 75.03, 90 में से 75.03 लेस कर दीजिए, ये डिडक्शन हो गया, ये 10AA की डिडक्शन हो गई, 10AA की डिडक्शन हो गई, तो 90 माइनस 75.03 ये हो गया 14.97। तो इनकम अब कितनी हो जाएगी 14.97, ए की, बी की -40 और सी की 100, ठीक है। कभी भी लॉस होता है ना, एक बिजनेस में लॉस हो रहा है, आपके मल्टीपल बिजनेस है तो वो एक दूसरे से एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, इसको सेट ऑफ कहते हैं। तो सेट ऑफ करने के बाद देख लीजिए कितना हो रहा है, +100 करना है और माइनस करना है 40, सो योर फाइनल पीजीबीपी इनकम इज 74.97, ठीक है। कैलकुलेशन भी क्लियर है सबको? सो दिस ब्रिंग्स एन एंड टू द चैप्टर, और अब हम लोग इसके बाद कुछ एमसीक्यूज देखते हैं, ठीक है। मेरे आंसर बताने से पहले पहले आप अपने नोट्स में टिक लगा लीजिएगा, ठीक है, फिर क्रॉस चेक कीजिएगा कि आपने सही किया कि नहीं। द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज एप्लीकेबल टू, ये एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम का जो पार्शियल इंटीग्रेशन होता है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, उन सभी के लिए एप्लीकेबल है जो लोग स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देते हैं। तो देखिए कौन सा आंसर सही लग रहा है, इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं भाई, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई सब तो देते हैं स्लैब रेट पे ना, फर्म कंपनी, अरे फर्म कंपनी तो लगता ही नहीं है। इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल पर्सन, सी इज द करेक्ट आंसर। ऑल पर्सन नहीं कह सकते, सभी पे नहीं लगता है पार्शियल इंटीग्रेशन केस, कंपनी फर्म पे नहीं लगता। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एग्रीकल्चरल इनकम, इसमें से एग्रीकल्चर इनकम क्या है,
इनकम फ्रॉम ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक। ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक समझते हो आप? इसका मतलब ये होता है जैसे एक मेल जानवर और एक फीमेल जानवर को साथ में रखते हैं ताकि फिर एक बच्चा और पैदा हो जाए, मतलब एक जानवर और पैदा हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड ब्रीडिंग। क्या इसको खेती कहा जाता है? ये खेती थोड़ी ना होती है। नो, दिस इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग समझते हैं? मुर्गी पालन, वो खेती कहलाता है? नहीं, वो भी खेती नहीं है। रेंट रिसीव फ्रॉम लैंड यूज फॉर मूवी शूटिंग। जमीन को आपने किराए पे दिया, खेती वाली जमीन को किराए पे दिया उस पर फिल्म की शूटिंग के लिए। जल्दी बताइए। नहीं, ये भी एग्रीकल्चर की इनकम नहीं है। ठीक है, आप जमीन को किराए पे दीजिए खेती करने के लिए, तो वो किराया भी खेती की इनकम है, मालूम है? वो किराया भी खेती की इनकम है, और जो खेती कर रहा है उस पर वो जो कमाएगा वो भी खेती की इनकम है, और किराया जो हमको मिल रहा है वो भी खेती की इनकम है। लेकिन शूटिंग के लिए देंगे तब थोड़ी ना खेती की इनकम है। रेंट यूज्ड रिसीव फॉर लैंड यूज्ड फॉर गेजिंग ऑफ कैटल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ये क्या कहना चाह रहा है? जैसे मान लीजिए ये मेरी जमीन है, ठीक है, इस पे घास वास उगी हुई है, हमने ये किसी को किराए पे दे दिया। जिसको किराए पे दिया है वो अपनी गाय लेके आता है, इस पे गाय को कहता है खाओ ये सब, ठीक है, और उसके बाद गाय दूसरी जमीन पे जाती है और यहाँ खेती करती है वो गाय। मतलब उस गाय को खिलाने के लिए हमने जमीन किराए पे दी है, जो गाय अब खेती करे। गाय करती है कि बैल करती है, वॉटेवर जो भी, ठीक है, तो उनको खिलाने के लिए हमने जमीन दी है। तो क्या जो किराया आ रहा है ये खेती की इनकम है? हाँ, ये खेती की इनकम है। अगर ये वाली जमीन हम दिए हैं खेती करने के लिए, इसका किराया भी खेती की इनकम है, और खेती वाले जानवर को खिलाने के लिए हम जमीन दिए हैं ना, तो वो भी खेती की इनकम है। वो किराए की इनकम खेती की इनकम है। ये है डी। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम वुड बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ सिक्किमीज इंडिविजुअल। सिक्किमीज इंडिविजुअल के हाथ में कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है? इनकम ओनली इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, ओनली इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, ओनली इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी। सिक्किम में किसी भी सोर्स की इनकम आ जाए और डिविडेंड इंटरेस्ट कहीं से भी आ जाए, तो डी इज द करेक्ट आंसर। The proportion of agricultural and business income in case of income derived from sale of coffee grown and cured by seller. Grown and cured by seller, सिर्फ ग्रो और क्योर किया गया है। तो मैंने बताया ये कॉमर्शियल कॉफी की बात हो रही है, उसमें 75% एग्रीकल्चर होता है। देखिए 75% एग्रीकल्चर एंड 25% बिजनेस। तो प्रपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड बिजनेस, पहले एग्रीकल्चर आना चाहिए 75 और फिर 25, ऐसा आंसर है कोई? पहले 75 फिर 25? हाँ। क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना। अगर इसमें एक क्वेश्चन आंसर दे दिया होता है ऐसे, ये 25 एंड 75 ऐसे, तब ये वाला सही होता क्या? नहीं, 75 और 25 सही होता है, क्योंकि पहले एग्रीकल्चर लिखा है बाद में बिजनेस लिखा है। तो बहुत अलर्ट होना पड़ता है। ऐसा आंसर था नहीं इसमें ऑप्शन, ऐसा भी ऑप्शन बनाया जा सकता था। The proportion of agriculture and business income in case of income derived by the SSC from the growing of tea leaves in India and manufacturing of tea. टी की ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग में 60% एग्रीकल्चर होता है और 40% बिजनेस होता है। ये आंसर सही। Sixth, in case of an individual aged 61 years, partial integration of agriculture income is not required if his partial integration कब required नहीं है? अगर एग्रीकल्चर इनकम डज नॉट एक्सीड 5 जाए, ये सही है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख, नहीं, नॉन एग्रीकल्चर इनकम डज नॉट एक्सीड 3 लाख होना चाहिए इसके केस में, ये वाली बात सही है। एग्रीकल्चर 5,000 से ज्यादा ना हो और नॉन एग्रीकल्चर एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा ना हो, तो स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगता। ए और सी सही है। सेवन देखिए, in case of member of parliament A, daily allowance is exempt but constituency allowance received as per applicable rules is taxable. एक्चुअली ये जो एमपीज होते हैं ना, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इनको जितना भी अलाउंसेस मिलता है उसका एक ही नाम होता है डेली एंड कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस, ठीक है, और वो पूरा एग्जेम्प्ट होता है। कभी कोई मुझसे ये मत पूछ लेना कि सर बताइए इसके पीछे क्या कारण है,
तो हम कहेंगे साहब कैसी बात करते हो, ये लोग हमारा देश चलाते हैं, ठीक है, ये सब एमपीज, ये लोग अपने लिए जो मर्जी वो कानून बना लेंगे, किसी से पूछते हैं क्या ये कि किसी का कारण होगा कि ऐसा कैसे, ठीक है। तो जो कानून बनाने वाले हैं वो अपने लिए क्या कानून बनाए इसका कारण कभी पूछिएगा नहीं मुझसे, उसका कोई कारण नहीं है, उनको जो बेहतर लगता है वो बना लेते हैं अपने लिए, ठीक है। तो दोनों ही एग्जाम्प्ट है, जरा ऐसा आंसर खोजिए कहां है। डी में मिल जाएगा आपको, बोथ डेली एंड कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस रिसीव्ड एज पर एप्लीकेबल रूल्स आर एग्जिप्ट। एथ है, the quantum of deduction available under section 10AA in respect of profit and gains derived by SEZ unit from export of article। 10AA में डिडक्शन क्या मिलती है, पहले 5 साल 100%, फिर अगले 5 साल 50%, फिर उसके बाद वाले 5 साल 50%, या फिर एससीजेड री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट में जितना पैसा डाला है विचएवर इज लोअर। इतनी कहानी कौन से पार्ट में लिखा है, इतनी कहानी लिखने के लिए जो लंबा वाला आंसर होगा वही सही होगा। देखते हैं लंबा वाला आंसर, डी सबसे लंबा दिखाई दे रहा है। 100% of the export profit for 5 years, हाँ। 50% of export profit for next 5 assessment year, हाँ। 50% of export profit for next 5 consecutive year as is credited to special reserve account, हाँ ये सही है। Which of the following income is not exempt under section 10? Share of income of member from HUF, ये तो exempt होता है भाई, ये तो गलत है। Share of income from partner from firm, ये भी exempt होता है। सैलरी रिसीव बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म, फर्म से पार्टनर को जो सैलरी मिलती है ना वो टैक्सेबल होती है, ठीक है, दिस इज टैक्सेबल। सैलरी मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, एक्चुअली सैलरी और इंटरेस्ट तो फर्म के लिए खर्चा होता है ना, सैलरी और इंटरेस्ट तो फर्म खर्चा दिखाती है तो पार्टनर के हाथ में इनकम हो जाती है, लेकिन जो प्रॉफिट होता है फर्म का उस पर तो फर्म टैक्स दे देती है, तो इसलिए पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। फर्म से पार्टनर को सैलरी और इंटरेस्ट भी तो मिलता है, लेकिन पार्टनर के लिए तो वो खर्चा है ना, इसलिए पार्टनर के लिए क्या है, फर्म के लिए तो वो खर्चा है, सैलरी और इंटरेस्ट टू पार्टनर वो खर्चे की तरह चार्ज करते हैं, तो पार्टनर के हाथ में आके इनकम हो जाती है। लेकिन जो फर्म का प्रॉफिट होता है उस पर फर्म टैक्स दे देती है, इसलिए उसको जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर में तो पार्टनर को टैक्स नहीं देना होता है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर exempt income। We have completed each and every provision relating to this chapter, and now we'll stop here.